हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। 2 दिन पहले हमने एक कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से पूछा था ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बिहार दरोगा मेंस के लिए जो बैच लाया गया है, जो कैंडिडेट बैच नहीं ले पाए हैं या ले पाने में सक्षम नहीं है, तो उनके लिए जो सेट लॉन्च किया गया है, तो उस सेट को हम अपने चैनल के माध्यम से डिस्कशन करवाएं अथवा नहीं। तो कुछ लोगों ने उसमें प्रतिक्रिया दी, तो हम आज से शुरू करने जा रहे हैं सेट नंबर। तो ये सेट नंबर 7 होगा। 1 to 6 भी हम धीरे धीरे करके अपलोड करेंगे और इस वीडियो में कम समय में बेहतर तरीके से हम आपको डिस्कशन करवाने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है। तो दिए गए विकल्प के अनुसार जो है असम का नहीं लगता है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार से लगती है। और म्यांमार की जो सबसे अधिक सीमा लगती है वो अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। दूसरा विकल्प है कि प्रश्न है कि चोड़ाबाड़ी हिमनद किस भारतीय राज्य में है। तो चोड़ाबाड़ी हिमनद जो है, ये चोड़ाबाड़ी ग्लेशियर, ये उत्तराखंड में है। कंबम घाटी भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो कंबम घाटी ये तमिलनाडु में है। निम्नलिखित में कौन सा झील बालसन का एक अच्छा उदाहरण है। तो दिए गए विकल्प में बालसन का जो सबसे अच्छा उदाहरण है क्या है। तो देखिए, डिडवाना और सांभर के बारे में जानिए कि सांभर जो है बालसन है, जबकि डिडवाना जो है क्या है, प्लाया है। अब आपके मन में चल रहा होगा प्लाया क्या होता है। तो प्लाया क्या होता है कि चौरस सतह और अनप्रवाहित वाली द्रोणी, यानी कि एक तरह से छोटी झील है, इसको प्लाया कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बालसन जो है क्या है, ये सांभर जो है एक बालसन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पूर्वारोपित नदियां का उदाहरण है। तो दिए गए विकल्प के अनुसार चंबल माना गया है, लेकिन मुझे लगता है शायद यहाँ पे ऐसा प्रश्न हो सकता था कि कौन सी नदी जो है पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी में आता है सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, यानी कि जो नदियां हिमालय पार करके भारत प्रवेश करती है उसको पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है। जबकि यहाँ पे पूर्वारोपित नदी पूछा गया है, तो ये चंबल नदी हो जाएगा। जलोढ़ मृदा में किस तत्व की कमी पाई जाती है। तो देखिए, जलोढ़ मृदा जो है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, ये तीनों तत्व की कमी पाई जाती है जलोढ़ मृदा में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो जलोढ़ मृदा में जो होता है ना, फास्फोरस और कैल्शियम, ये 2 तत्व की बहुलता होती है। जलोढ़ मिट्टी जो है ये सबसे अधिक उपजाऊ वाली मिट्टी है और ये भारत के संपूर्ण जो क्षेत्रफल है उसका अराउंड 23%, यानी 22 और 23% के अप्रोक्स जो है ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और जलोढ़ मृदा के 2 प्रकार हैं, जिसमें खादर और बांगर होता है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसको खादर कहते हैं, जबकि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। आगे प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा वनस्पति प्रदेश ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेजर फ्लोरिक्ट और भारतीय भेड़िया जैसे प्रजातियों का आवास स्थल भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सवाना वनस्पति। वेस्टा 52, यूरोपा 243, ईडा आदि किसका प्रकार है। तो ये सभी जो है ना, ये क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह कौन सब है, वेस्टा है, यूरोपा है, ईडा है, ये सभी क्या है, क्षुद्र ग्रह है। विषुव या इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स में क्या होता है कि जब दिन और रात बराबर होता है। तो ये कब कब होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। मेकांग नदी किस देश में प्रवाहित नहीं होती है। तो देखिए, मेकांग नदी जो है ना, तो ये चीन में, थाईलैंड में, कंबोडिया में बहती है, लेकिन फिलीपींस में नहीं बहती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने, तो ये प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक ने कि होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की गई थी। तो यानी बाल गंगाधर तिलक ने जो होम रूल लीग की स्थापना की थी ना, तो ये 28 अप्रैल को हुआ था। कब, ये 28 अप्रैल को शुरू किया था। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, तो ये पुणे हो जाएगा, 28 अप्रैल 1916 को। आगे हम प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि चिलियावाला का युद्ध कब हुआ था। तो चिलियावाला का युद्ध जो हुआ था, आपको शायद पता होगा कि जब, देखिए, ये आंग्ल सिख युद्ध का हिस्सा है। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 1845 से 46 के अप्रोक्स हुआ था, ये दोनों के बीच चला था। दूसरा जब हुआ था ना, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1848 से 49 के बीच, 1848 से 49। और जब दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ तो इसके तहत 3 प्रमुख युद्ध लड़े गए। उसी 3 प्रमुख युद्ध में पहला था रामगढ़ का युद्ध या रामनगर का युद्ध। तो रामनगर का युद्ध जो हुआ था, ये हुआ था 16 नवंबर 1848 को, रामनगर का। दूसरा हुआ था चिलियावाला का युद्ध, जो कि 13 जनवरी
उन 13 जनवरी 1849 को हुआ। और तीसरा जो हुआ था गुजरात नामक स्थान पर हुआ था, ये हुआ था 12 मार्च 1849 को। तो इस प्रकार सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 जनवरी 1849 को चिलियावाला का युद्ध हुआ। किस गवर्नर जनरल सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से संबंधित है, सॉरी यानी कि कौन से गवर्नर जनरल है जो सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से संबंधित है, तो ये वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। इसको इंग्लिश में रिंग फेंस पॉलिसी भी कहा जाता है। अस्थाई बंदोबस्त भारत के किस क्षेत्र में लागू नहीं किए गए थे, तो जो क्षेत्र में लागू किए गए थे वो याद रख लेंगे, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में जो है अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। तो कहाँ लागू नहीं किया गया था, तो ये सही जवाब क्या होगा, तो यानी कि मद्रास में लागू नहीं किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने शुरू किया 1793 में, ठीक है। और ये अस्थाई बंदोबस्त जो है ये संपूर्ण भारत के 19% भूमि पर लगा था। और अस्थाई बंदोबस्त से रिलेटेड कुछ व्यक्ति पूछा जाए तो कॉर्नवालिस तो हो ही गया, सर जॉन शोर भी इस बार दरोगा पीढ़ी में पूछा गया था कि अस्थाई बंदोबस्त से कौन संबंधित है, तो सर जॉन शोर है, कॉर्नवालिस है, और उसके बाद एक चार्ल्स ग्रांट का नाम आता है, ठीक है, जल्दी वो बताएगा नहीं। तो ये सर जॉन शोर, कॉर्नवालिस और चार्ल्स ग्रांट, ये 3 व्यक्ति हैं जो अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित है। किस वैदिक ग्रंथ में पर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ है, तो पर्ण शब्द का जो सबसे पहला उल्लेख है तो ये ऋग्वेद में है। यमक, बुद्ध, पिटक ये किससे संबंधित है, तो ये सभी अभिधम पिटक से संबंधित है। अपरो परशुराम के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये महापद्मनंद को अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने सर्व छत्रांतक यानी कि क्षत्रियों को खार फेंकने वाला का भी उपाधि धारण किया था। इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी, तो इंद्रप्रस्थ जो है ना, तो देखिए कौशल की राजधानी श्रावस्ती या साकेत, पंचाल की राजधानी अहिछत्र, वत्स की राजधानी कौशाम्बी और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है, तो अशोक का जो सबसे लंबा शिलालेख है वो कौन सा है, तो ये 7वां शिलालेख है अशोक का जो सबसे लंबा है। गुलशन ए इब्राहिमी पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फरिश्ता। फरिश्ता ने गुलशन ए इब्राहिमी नामक पुस्तक लिखी। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था, तो ये थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है, और इसी के दरबार में सबसे अधिक दास यानी गुलाम रहते थे, अराउंड 1.6 लाख यानी कि 1,60,000 के आसपास गुलाम रहते थे इसके दरबार में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही और उपनाह, ये 2 याद रखेंगे, पनही और उपनाह जो है इसका संदर्भ किसके क्षेत्र में मिलता है, तो यानी कि ये पनही और उपनाह क्या होता था, तो ये जूता होता था। लाल कुर्ती नामक संगठन की स्थापना किसने किया, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए लाल कुर्ती जो स्थापित किया था ये गैरीबाल्डी किया, लेकिन लाल सेना पूछ लिया जाए तो ट्राट्स्की, क्या नाम है उसका, ट्राट्स्की, ट्राट्स्की ऐसे कर लेंगे तो ये ट्राट्स्की हो जाएगा लाल सेना का। निम्नलिखित में प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की ओर से कौन शामिल था, तो याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध जो प्रारंभ हुआ ये 1914 से लेकर के 18 तक चला था। और इसमें जो याद रखेंगे हमने कुछ इस प्रकार से याद किया, मित्र राष्ट्र में कौन सब है, फ्रांस हो जाएगा, रूस हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा, जापान हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। तो ये सभी क्या है, मित्र राष्ट्र में है। तो मित्र राष्ट्र में कौन सब है, फ्रांस, रूस, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, ये सभी मित्र राष्ट्र में थे। जबकि उसके बाद धुरी राष्ट्र में जो है इसका नेतृत्व कर रहा था जर्मनी, ठीक है, तो जर्मनी हो जाएगा, इटली हो जाएगा, बुल्गारिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, टर्की, ये सभी क्या सब था, ये सभी धुरी राष्ट्र में था। रिवर्स डॉग कहाँ की संसद है, आई थिंक यहाँ पे रिक्स डॉग लिखना चाहिए। रिक्स डॉग जो है ये स्वीडन की संसद है। नॉर्वे की संसद का नाम क्या है, स्टोटिंग, नॉर्वे के संसद का क्या नाम है, स्टोटिंग। और मालदीव के संसद का नाम है मजलिस, मजलिस, मालदीव का क्या नाम है, मजलिस। आगे प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है जेनेवा में। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा।
आगे है कि निवालिक शब्द का संबंध किस खेल से है। तो निवालिक शब्द जो है ना, तो ये निवालिक शब्द का संबंध किस खेल से है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा गोल्फ। निवालिक शब्द गोल्फ से संबंधित है। और राइडर कप, राइडर कप जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि किस खेल से संबंधित है, तो ये भी गोल्फ से। तो ये दोनों प्रश्न आप याद रख लेंगे। क्या है, निवालिक, निवालिक शब्द जो है गोल्फ से संबंधित है। और राइडर कप है, डनहिल कप है, ये सभी गोल्फ में ही दिए जाते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश की राजधानी रीगा है। लटाविया, लटाविया की राजधानी कहाँ है, रीगा है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की भी स्थिति होती है, उसको क्या कहते हैं। मतलब कि मुद्रास्फीति तो है ही, बेरोजगारी भी बढ़ जाए, और तो इस दशा में क्या होता है, मंदी भी बढ़ेगा, उसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा सन 1997 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत, तो न्यूनतम त्याग कीजिएगा, तो आप GS मिल, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, GS मिल, मतलब एस के साथ जीना है, तो ऐसे कुछ हमने याद किया था। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत जो है GS मिल। भूरेलाल समिति का संबंध है मोटर वाहन कर में वृद्धि, तो ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग, देखिए ये टोबिन टैक्स के बारे में क्वेश्चन आया है, और जनरली ये एक बार पहले भी पूछा गया प्रश्न है, PYQ है ये। निम्नलिखित में किसका उपयोग विनिमय दर व स्थिरता दर को कम करने और लघु आवधिक मुद्रा सट्टेबाजारी को दंडनीय बनाने के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा टोबिन टैक्स। निम्नलिखित में कौन स्टॉक एक्सचेंज में सटोरिया नहीं होता है, तो स्टॉक एक्सचेंज में जो सटोरिया नहीं होता है तो ब्रोकर नहीं होता है। तेजरिया, मंदरिया और स्टैग ये सभी होता है। कथक किस राज्य का नृत्य है, तो कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का है, यानी उत्तर भारत का है। कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये उत्तर पूर्व क्षेत्र से संबंधित है कोसी नदी परियोजना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। बिहार के किस जिला में चूना पत्थर पाया जाता है, तो चूना पत्थर जो है मुंगेर में, कैमूर में, रोहतास, यानी कि सभी जिले में पाए जाते हैं दिए गए विकल्प के अनुसार। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है। इसका सही जवाब हो जाएगा अम्मापाली रेलवे स्टेशन, जो कि बिहार में है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, तो 74वां जो संबंधित है ना, तो ये नगर पालिका से है। ग्राम पंचायत से 73वां है। दल बदल से जो है ये 52वां संविधान संशोधन है। निम्नलिखित में कौन से व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बने जो कभी भी किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो चंद्रशेखर। इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर बी। नरेंद्र मोदी, मोरारजी देसाई, ये सभी किसी न किसी राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे। नरेंद्र मोदी तो अपने राज्य के यानी कि गुजरात के रहे थे मुख्यमंत्री, फिर प्रधानमंत्री बने। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है, तो CAG जो है ना भाग 5 और अनुच्छेद 148 जो है ये CAG से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संवैधानिक है, तो संवैधानिक निकाय जो है राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में आप याद रखेंगे कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो निर्वाचन किया जाता है, यानी कि जो उनको पद ग्रहण से रिलेटेड जो करवाता है तो वो राज्यपाल करवाता है। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं इनको मतलब सस्पेंड राज्यपाल नहीं कर सकते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के। और इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष ये होते हैं। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम, ये 1858 का अधिनियम जो था इसके द्वारा गवर्नर का पदनाम बदल करके भारत का वायसराय कर दिया गया। और भारत के पहले वायसराय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग बने। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये जो लिया गया है ना, तो ये लिया गया आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा।
लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अल्पसंख्यक संबंध शब्दों को संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, तो भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया गया है। और भारतीय संविधान जो है ना, भाषाई और धार्मिक दोनों अल्पसंख्यक को मानता है। निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित उपबंध का संशोधन संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति के द्वारा किया जा सकता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व से संबंधित उपबंध, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति किस विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है, तो देखिए राष्ट्रपति का जो अध्यादेश जारी करने का शक्ति है अनुच्छेद 123 के तहत दिया गया है और ये केवल साधारण विधेयक से संबंधित अध्यादेश जारी करेगा। 143 में क्या है कि राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो कुछ सलाह देगा 143 के तहत, लेकिन यह सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। आगे देखते हैं, दिल्ली सरकार किस विषय को छोड़ करके राज्य सूची पर कानून बना सकती है, भूमि, पुलिस और लोक व्यवस्था, इस विषय को छोड़ करके कानून बना सकती है दिल्ली सरकार। एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है, इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित है, तो केवल संवेग, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही जवाब हो जाएगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों, क्योंकि ऊंचाई के साथ क्या होता है, वायु दाब में ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु दाब में कमी आती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है, कब, यदि वो काली हो प्लस खुरदुरी हो, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा कि सबसे अधिक जो ऊष्मा का अवशोषण करेगा जब वह काला हो और खुरदुरा हो। अब कौश्मिक किरणें, कौश्मिक किरणें क्या होती है, तो ये आवेशित कण होते हैं कौश्मिक किरणें, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। 55 का क्या है कि अवतल लेंस, 55 का जो प्रश्न है कि अवतल लेंस से हमेशा किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, तो अवतल लेंस जो है हमेशा प्रतिबिंब बनाता है आभासी और सीधा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है, तो यूरेनियम 235 का प्रयोग जो होता है बिजली उत्पादन के इस्तेमाल में किया जाता है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो दिए गए विकल्प में बी और डी में हो सकता है आप लोगों को कन्फ्यूजन हो, तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पानी में चीनी का घुलना। अब देखिए हवा में चांदी के बर्तन का काला होना ये रासायनिक परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना जो है ये रासायनिक है, लेकिन मोमबत्ती का पिघलना जो है ये भौतिक परिवर्तन है। दूध का दही में बदलना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन पानी में चीनी का घुलना जो है ये भौतिक परिवर्तन है। तो दिए गए विकल्प में ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। शुष्क शेल में निम्नलिखित में किसका प्रयोग विद्युत अपघटय के रूप में होता है, तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। रासायनिक तत्व की आवर्त सारणी के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। देखिए कुछ लिखने में त्रुटि है, लेकिन मेरा प्रयास होगा कि हम उस चीज़ को सही तरीके से ही प्रोनाउंसिएशन करें, उच्चारण करके आपको बता दें। आवृत्ति सारणी नहीं होगा, ये आवर्त सारणी के बारे में कहा जा रहा है, इस पर विचार करना है और कौन सा सही है वो बताना है। तो कथन है किसी एक आवर्त के अनुदिश, जैसे ये इस तरह का होता है ना, तो इस तरह का होता है आवर्त और इस प्रकार से जो होता है वर्ग होता है। तो किसी एक आवर्त के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है, नहीं ये गलत हो गया। आगे प्रश्न देखें, आगे इसका दूसरा कथन क्या है कि तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है, तो ये बिल्कुल सही है। किसी निर्दिष्ट आवर्तक में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि तत्व के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होने लगती है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो 2 देखते हैं, हाँ तो ऑप्शन नंबर बी में केवल 2 सही है। खाने का सोडा क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये खाने का सोडा है।
एल्यूमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं। इसका क्या मतलब होता है? तो इसका अर्थ होता है कि क्रोमियम इसमें एल्यूमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होता है, तो इसका खुद का होगा। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेप होना, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। एल्यूमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का यहाँ पे निक्षेपण होने के कारण। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में किसके रिसाव के कारण हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था ना, ये 2 या एक्चुअली 3 दिसंबर दिखाता है, और सही जवाब यही होना चाहिए, 3 या 4 दिसंबर। 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, और ये यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में दुर्घटना हुआ था MIC के कारण। MIC मतलब MIC मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो ये लगभग 1200 सीसी होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन क्यों माना जाता है? ये प्रश्न हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, इसमें मुझे थोड़ा सस्पेंस हो रहा है। तो प्रोटीन को, जो पशु प्रोटीन होता है, इसको प्रथम श्रेणी का प्रोटीन क्यों माना जाता है? दिए गए जो मेरा प्रश्न है, इसके PDF के अकॉर्डिंग जो बताया गया कि ये बाजार में सस्ता होता है, लेकिन मुझे लगता है ये गलत है। मैंने किसी सेट में पढ़ा है कि ये सुपाच्य होता है। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि ये सुपाच्य होता है। लेकिन देखिएगा, अगर आप में से कोई कन्फर्म है कि इसका सही जवाब क्या होगा तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो आम, गाजर, पपीता ये सभी विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत है, लेकिन दूध जो है विटामिन ए इसमें नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन प्रकाश की जड़ों का कार्य नहीं है? जड़ का क्या काम हो सकता है? प्रकाश संश्लेषण नहीं, यही नहीं होगा। जल का अवशोषण करना जड़ का काम है। पोषक तत्व का अवशोषण, ये भी सही है। पौधे को सहारा प्रदान करना, ये भी सही है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण जड़ के द्वारा नहीं होता है। विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा मानव जीन और उसके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अब यहाँ पे खेती और उसका नामकरण से रिलेटेड प्रश्न है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, बिल्कुल सही है। फसल की खेती एग्रोनॉमी, ये भी सही है। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, नहीं, हॉर्टिकल्चर गलत है। हॉर्टिकल्चर जो होता है ना, ये बागवानी से रिलेटेड है। किससे है? बागवानी से। फलों की खेती पोमोलॉजी, ये भी सही है। हॉर्टिकल्चर जो है बागवानी से। सब्जी की खेती जो होता है उसको ऑलेरी कल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा इसका। आगे प्रश्न देखते हैं, जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है? तो जैव आवर्धन में क्या होता है कि उत्तरोत्तर पोषण स्तर के जीवों में पीरकनाशियों की मात्रा का बढ़ना। जैव आवर्धन से तात्पर्य क्या होता है कि उत्तरोत्तर पोषण स्तर के जीवों में पीरकनाशियों की मात्रा का बढ़ना। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो इसका सही जवाब क्या है? सुंदरवन जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? सुंदरवन जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। मुझे इस प्रश्न में भी सस्पिशन है, आई थिंक यहाँ पे जो होना चाहिए वो नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। मैं इस मामले में भी कंफर्म नहीं हूँ। अगर कोई आप लोग में से किन्हीं के पास सटीक जानकारी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 70 का सही जवाब क्या हो सकता है? मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सुंदरवन जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र बताया गया है। उसके बाद अब नीचे देखिए, यहाँ पे जो है अब मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं। जो अब आप में से जो सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। तो इधर जो हो गया, ये मैथ के सारे प्रश्न दिए गए हैं, और ये टोटली जो है ना एवरेज के चैप्टर से दिया गया है, और नीचे कुछ रीजनिंग के भी प्रश्न दिए गए हैं। तो बाकी इस वीडियो में यही है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके चाहे तो बता सकते हैं। मेरा प्रयास होगा आगे से हम आपको और बेहतर तरीके से डिस्कशन करवाएं। इतना समय देने के लिए आप सभी का पुनः दिल से धन्यवाद।